कोई भी मूर्ख नहीं है। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.000000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है, उसका 80% है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम आलोचनात्मक। लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग, जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग है, जीवन मूल्य अलग हैं, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है। और जो आपने अनुभव किया है, वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है, इससे संबंधी अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं, और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा वह जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है, एक समृद्ध बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे न सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बड़ा जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, उसने वह अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बड़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया, 1990 के दशक के वैभव में काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की यह सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्वानुमानों के साथ आप अपना जीवन जीते हैं, वह मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से एक दूसरे से अधिक होशियार है या अधिक जानकारी रखता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग हैं, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ अनुभव, संसार, शायद उसका धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है, उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिका पराखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुईस एल ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं। मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था और यह उस समय काफी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घूमा फिरा करते थे। जो चीज़ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वह बस यह थी कि मेरे पिता ने कुछ और मौलियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सकें। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। यह 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल सकता था जिसे पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े आर्थिक वृत्तांत की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका क्षतिपूरण काफी हद तक JFK के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया। यह पिछली पीढ़ी में व्यापक एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुबर्ट हम्फरे के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती यह है कि अध्ययन या ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूं कि महामंदी में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब अनुभव किया यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती हैं, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया न हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस न किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक दिन के मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं।
2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री राइट मेलमेंडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के 50 वर्ष के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधी निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय में उपलब्ध निवेश विकल्पों के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय उनके उन अनुभवों से दृढ़तापूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे, मुख्यतः शुरुआती वयस्कता में। अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में कम निवेश किया, उनके मुकाबले जो कम मुद्रास्फीति के समय में पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में अधिक निवेश किया, उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमजोर होने के समय में पले बढ़े। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारी खोज दर्शाती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, न तो बुद्धिमत्ता, न शिक्षा और न ही परिष्करण, मात्र संयोग कि आप कब और कहां जन्मे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार किया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहां हैं वहां नहीं होते अगर वे एक दशक पहले या बाद जन्मे होते, लेख का कहना था। ग्रॉस के करियर ने ढहती ब्याज दरों के साथ अच्छा मेल खाया, जिससे बॉन्ड की कीमतों को अनुवाद मिल गया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं, इससे जब वे अवसर आपकी ओर आते हैं तो उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होती है। ग्रॉस के लिए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन के सामान थे। उनके पिता की पीढ़ी के लिए, जो मुद्रास्फीति की ऊंची दर के समय बड़े हुए और उसे झेला, बॉन्ड धन भस्मक प्रतीत होंगे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर है वह छोटा नहीं है, उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसे लगें। अब स्टॉक को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय S&P 500 लगभग 10 गुना बढ़ा, मुद्रास्फीति समायोजित होकर यह एक अद्भुत प्रतिफल है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ, तो मार्केट आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय मुद्रास्फीति समायोजित होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो अलग समूह अपने जन्म का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविध दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। 13 की आयु में एक पर हुआ रिबेस स्टॉक ने आपकी किशोरावस्था और युवावस्था में क्या किया? 1950 में जन्म, 1970 में जन्म, या मुद्रास्फीति। अगर आपका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय जब आप अपने युवा संवेदनशील वर्षों में अर्थव्यवस्था के ज्ञान का आधार विकसित कर रहे थे, मुद्रास्फीति ने कीमतें 3 गुना बढ़ा दी। यह बहुत होता है। आपको गैस लाइनें और वेतन याद रहते हैं, वेतन जो पिछली बार के मुकाबले और कम दिन चलता है। लेकिन यदि आपका जन्म 1990 में हुआ, आपके पूरे जीवन में मुद्रास्फीति की दर इतनी कम रही कि शायद कभी इसका विचार आपको छूकर भी न गुजरा हो। मुद्रास्फीति ने आपकी किशोरावस्था और युवावस्था में कीमतों के साथ क्या किया? अमेरिका का राष्ट्रव्यापी बेरोजगार नवंबर 2009 में 10% था, लेकिन 16-19 वर्ष के अफ्रीकी अमरीकी किशोरों के बीच बेरोजगार दर 49% थी। 45 वर्ष से अधिक आयु कॉकेशियन महिलाएं, जिनके पास कॉलेज डिग्री थी, उनके लिए यह दर 4% थी। जर्मनी और जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थानीय स्टॉक मार्केट का पूरी तरह से सफाया हो गया। पूरे क्षेत्र बमबारी से नष्ट हो गए थे। युद्ध के अंत में जर्मन खेतों में मात्र इतना ही अनाज उत्पन्न हो पा रहा था कि देश के नागरिक प्रतिदिन 1000 कैलोरी का उपभोग कर सकें। अब इसकी तुलना यूएस से करें, जहां स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया, और वहां की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों में सबसे दृढ़ हो गई। इन दोनों समूहों के सदस्यों से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपना जीवन मुद्रास्फीति के बारे में एक समान दृष्टिकोण के साथ बिताएंगे, या फिर स्टॉक मार्केट या बेरोजगार, या आमतौर पर पैसे के बारे में। किसी को भी उनसे वित्तीय जानकारी पर समान रूप से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेरकों से प्रभावित होते हैं। किसी को भी यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्रोत से मिलने वाली सलाह पर विश्वास करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है, आगे क्या होने वाला है, और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विषयों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई, और जब ऐसा होता है, धन को लेकर जो धारणा एक समूह को घोर लगे, वह दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने महाकाय ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन की कार्य परिस्थितियों पर एक वृतांत किया। परिस्थितियां अक्सर घोर होती हैं। पाठक उचित रूप से नाराज थे, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया, जिसे अमरीकी स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते हैं। यह बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे, कम मेहनताना, खराब कार्य परिस्थितियां। क्या आप जानते हैं कि वहां काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी?
वह एक वेश्या थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में एक स्वेट शॉप में काम करने का विचार मेरे अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूं कि मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर का शोषण करने के बजाय कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट पूंजीपति मालिक के हाथों शोषित होना पसंद करेंगी। इसलिए मैं बहुत से अमेरिकियों की सोच से नाराज हूं। हमारे पास पश्चिमवासियों जैसे अवसर नहीं हैं। हमारी सरकारी संरचना अलग है। यह देश अलग है। हाँ, फैक्ट्री के काम में कड़ी मेहनत लगती है। क्या यह बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस तरह से अमेरिकी नौकरियों की तुलना करें। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए। मेरा एक हिस्सा इसका तीक्ष्ण रूप से विरोध करना चाहता है, लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन मुख्यतः यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार अलग अलग अनुभव किसी विषय पर इतनी विविध धारणाओं को जन्म। एक गुट को सहज ही लगता कि सब के दोनों धारणाओं को जन्म देते हैं कि एक गुट को सहज ही लगता है कि सब श्वेत या शाम होना चाहिए। धन दौलत को लेकर जब भी लोग कोई निर्णय लेते हैं, उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने अद्वितीय दिमागी मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें यह बताता है दुनिया कैसे चलती और इसके आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वे लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं। उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है। वे गणित में अनिपुण हो सकते हैं। वे बीभत्स मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं। या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही न हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजों को गलत तरह से आंक सकते हैं। ओह, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन हर वह निर्णय जो लोग लेते हैं, वह उनके लिए मायने रखता है और उनके अनुसार सभी आवश्यक पहलुओं की पूर्ति करता है। वे खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका वर्णन होता है, और यह कहानी उनके खुद के अद्वितीय अनुभव से रचित होती है। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए, लॉटरी के टिकट। अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेलकूद प्रतिस्पर्धा, किताबों के कुल खर्च से अधिक पैसा उन पर खर्च करते हैं। और उन्हें कौन खरीदता है? मुख्यतः गरीब लोग। यूएस में न्यूनतम आय परिवार प्रतिवर्ष औसतन $412 लोटो टिकट पर खर्च करते हैं, जो उच्चतम आय परिवारों से 4 गुना अधिक है। 40% अमेरिकी आपदा के समय $400 नहीं जुटा पाते, जिसका अर्थ यह है, वे लोग जो लॉटरी के टिकट के लिए $400 खर्च करते हैं, ये सामान्यतः वही लोग हैं जो कहते हैं कि आपदा के समय वे $400 का प्रबंध नहीं कर सकते। वे अपने सुरक्षा तंत्र को एक ऐसे संयोग के लिए नष्ट कर रहे हैं जिसके सच होने की संभावना लाखों में से बस एक है। यह मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है। यह शायद आपको भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन मैं न्यूनतम आय परिवार में से नहीं हूं, और शायद आप भी नहीं। इसलिए हम में से काफी लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि न्यूनतम आय लॉटरी टिकट खरीदारों के अचेतन मन में क्या तर्क चलता है। अगर थोड़ा जोर डालें तो आप कल्पना कर सकेंगे कि यह कुछ इस प्रकार होता होगा। हम एक पगार से दूसरी पगार के बीच किसी तरह जीते हैं और बचत की तो दूर तक भी संभावना नहीं। अच्छे वेतन की नौकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते और न ही नई कार, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित इलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बिना कमर तोड़ने वाले ऋण के अपने बच्चों को कॉलेज में भर्ती नहीं करा सकते। आप में से जो लोग वित्त संबंधी किताबें पढ़ते हैं, आपके पास वह सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने की अच्छी संभावना है, जो हमारे पास नहीं हो सकता। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारे जीवन का वह पल है जब हम ठोस रूप से वह सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप महत्व नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप यह नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं, और इसीलिए हम आपसे ज्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की आवश्यकता नहीं। जब आप दिवालिया हों, लोटो टिकट खरीदना बुरा विचार ही है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लोटो टिकट की बिक्री क्यों चलती रहती है, और यह विचार जो आप कर रहे हैं वह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे कई वित्त संबंधी निर्णयों के आधार का अनावरण होता है। कुछ लोग वित्तीय निर्णय पूर्ण रूप से एक स्प्रेडशीट के द्वारा करते हैं। वे खाने की मेज पर या कंपनी की किसी मीटिंग में उन्हें बनाते हैं। ऐसे स्थान जहां व्यक्तिगत इतिहास, संसार के प्रति आपका अद्वितीय दृष्टिकोण, अहंकार, अभिमान, मार्केटिंग और विचित्र प्रेरक साथ मिलकर एक ऐसा वृतांत बनाते हैं जो आपके लिए काम करता हो। एक अन्य पहलू जो यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि वित्तीय निर्णय क्यों इतने कठिन होते हैं और क्यों इसमें इतना दुराचार होता है, वह यह समझना है कि यह विषय काफी नया है। धन दौलत तो काफी समय से हमारे चारों ओर है। ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब तुर्की का भाग है, वहां के राजा एलियट्स ने 600 में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई। लेकिन वित्तीय निर्णयों का आधुनिक आधार बचत और निवेश ऐसी संधारणाओं पर आधारित है जो अभी नवजात हैं। अब सेवानिवृत्ति को ही लीजिए। 2018 के अंत में यूएस के सेवानिवृत्ति खातों में $27 ट्रिलियन की राशि थी, जिसके अनुसार यह आम निवेशकों की बचत और निवेश निर्णयों का मुख्य चालक था। लेकिन सेवानिवृत्त होने की पूरी संधारणा अधिक से अधिक 2 पीढ़ी पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम किया करते थे। यह अपेक्षा भी थी और वास्तविकता भी।
1940 तक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की श्रमिक वर्ग में भागीदारी दर 50% थी। 90%। 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की श्रमिक वर्ग में भागीदारी दर ने सामाजिक सुरक्षा ने इसे बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसके शुरुआती लाभ एक समुचित पेंशन की तुलना में कुछ खास नहीं थे। जब एडम में फुलर ने 1940 में अपना पहला सामाजिक सुरक्षा चेक कैश कराया, उसका मूल्य $22.54 था, या मुद्रास्फीति से समायोजित होकर $14। 1980 तक पहुंचने के बाद ही सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा चेक बढ़कर $1000 प्रतिमाह हुआ, मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद। सेंसस ब्यूरो के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के एक चौथाई अमरीकी 1960 दशक के अंत तक गरीबी में जी रहे थे। ऐसी एक प्रचारित धारणा है कि सभी को निजी पेंशन मिला करती थी, लेकिन यह बेतहाशा रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है। एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 65 वर्षीय और उससे अधिक आयु के लोगों में से सिर्फ एक चौथाई को 1975 में पेंशन आय मिला करती थी। उस भाग्यशाली अल्पसंख्यक वर्ग में घरेलू आय का मात्र 15% पेंशन से आता था। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेवानिवृत्त होने की बढ़ती लालसा और संतत असमर्थता के बारे में लिखा, एक पुरानी कहावत को अलग तरह से व्यक्त करें तो सेवानिवृत्ति के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इस बारे में कुछ करते हैं। 1980 तक यह धारणा सुदृढ़ नहीं हुई थी कि हर कोई सेवानिवृत्ति के योग्य है और हर किसी को एक गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए। और तब से लेकर उस गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति को पाने का उपाय यही अपेक्षा रही है कि हर कोई अपनी खुद की आय से बचत करके उसे निवेश करे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यह विचार कितना नया है। 401 अमरीकी सेवानिवृत्ति के बचत माध्यम का आधार 1978 तक अस्तित्व में नहीं आया था। रोथ आईआरए 1978 तक नहीं जन्मा था। अगर यह एक व्यक्ति होता तो अब तक मुश्किल से मद्यपान करने की आयु तक पहुंचा होता। किसी को भी इससे अचरज नहीं होना चाहिए कि हम में से काफी लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश में अच्छे नहीं हैं। हम मूर्ख नहीं हैं, हम सब बस नौसिखिए हैं। कॉलेज के लिए भी यही लागू होता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के अमरीकियों में स्नातक डिग्री रखने वालों की संख्या 1940 में 20 में से भी कम के मुकाबले 2015 में 4 में से 1 तक पहुंच चुकी है। इस समय के दौरान औसत कॉलेज ट्यूशन में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। कुछ इतना बड़ा और महत्वपूर्ण जिसने इतने कम समय में समाज को इतने गंभीर रूप से प्रभावित किया है, उससे पता चलता है कि उदाहरण के तौर पर पिछले 20 वर्षों में लोगों ने विद्यार्थी ऋण को लेकर इतने खराब निर्णय क्यों लिए हैं। हमारे पास दशकों का एकत्रित अनुभव तक नहीं है जिससे सीखने का प्रयत्न मात्र भी कर सकें। हम बस जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। सूचकांक कोष पर भी यह लागू होता है, जिसे शुरू हुए अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। बचाव कोष का भी यही हाल है, जो अब से 25 वर्षों पहले तक शुरू भी नहीं हुए थे। यहां तक कि उपभोक्ता ऋण का व्यापक प्रयोग जैसे बंधक, क्रेडिट कार्ड और कार लोन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक भी शुरू नहीं हुए थे, जब तक जीआई बिल ने लाखों अमरीकी नागरिकों के लिए ऋण लेना आसान नहीं किया। कुत्तों को 10,000 वर्ष पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने प्रचंड पूर्वजों का कुछ बर्ताव अब तक बनाए रखे हैं, और हम, जिन्हें आधुनिक वित्त सिस्टम में मात्र 20 से 50 वर्ष का अनुभव है और फिर भी बखूबी अनुकूलित होने की आशा करते हैं। एक विषय के लिए तो एक ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से इतना प्रभावित है, यह एक समस्या है। और इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ वैसा क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं, और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है। लेकिन मूर्ख कोई भी नहीं है, हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है। आइए अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ।